वेलकम डियर अनंतराज यूट्यूब पॉइंट पे हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज का एग्ज़ाम जो है उसका डिस्कशन हम लोग लेकर के आए हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि एफ एक्स एंड एफ वाई द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ मेकिंग एंगल अल्फ़ा एंड बीटा with fx and fy respectively. if अल्फ़ा लेस देन बीटा देन यानी अल्फ़ा अगर बीटा से कम है तब जो ऐसे क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि मान लेते हैं कि कोई एक फोर्स है, ये आपका f है, ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट x के डायरेक्शन में fx है और एक कंपोनेंट y के डायरेक्शन में fy है, ठीक है, और ये एंगल बन रहा है आपका अल्फ़ा और ये एंगल बन रहा है आपका बीटा। ठीक है, एफ एक्स का आपका एंगल जो है अल्फ़ा है और एफ वाई का जो एंगल है वो बीटा है। तो एफ का कंपोनेंट एफ एक्स जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू कॉस अल्फ़ा और एफ वाई जो हो जाएगा एफ इंटू कॉस बीटा। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि एफ वाई हमारा है एफ इंटू कॉस बीटा, तब आप इसको कंपेयर कैसे करते हैं। तो हम लोग को पता है कि कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसका जो वैल्यू है वो आपका कम होता है ना। यानी कि एंगल का वैल्यू अगर ज़्यादा तो आपका कॉस थीटा का वैल्यू आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो आपको बीटा से क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फ़ा का वैल्यू जो है से कॉस बीटा का वैल्यू के कंपैरिजन में आपको क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि कॉस अल्फ़ा में थीटा का वैल्यू ज़्यादा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, तो बीटा के कंपैरिजन में। तो कॉस अल्फ़ा जो है वो आपका ज़्यादा वैल्यू देगा किसके कंपैरिजन में, कॉस बीटा के कंपैरिजन में। तो निश्चित रूप से एफ एक्स जो है वो एफ वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, एफ एक्स जो है वो एफ वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा यानी ग्रेटर देन होगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एफ वाई हो गया। ये हमारा जो है आंसर बनेगा। अब देख लेते हैं आंसर कौन है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ वाई, जो कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो फोर्सेस F1 एंड F2 बी 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट इज F, देन F आपका रिजल्टेंट है और F1 F2 का रिजल्टेंट है, जिसके बीच का एंगल जो है कितना है, तो 120 डिग्री है। तो हम लोग रिजल्टेंट इज इक्वल टू जानते हैं कि कितना होता है हमारा, तो रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर आप प्लस में 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस 120 हो जाएगा, यही ना। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/2। ठीक है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू F1 इंटू F2 और 1/2 हो जाएगा। E2 से E2 ख़त्म हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या कि आप इसको देख सकते हैं कि हमारा फाइनल जो बनेगा F इज इक्वल टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर माइनस में F1 F2। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं क्या कि ये जो वैल्यू है हम अगर सॉरी प्लस में यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो F1 और इसको अगर हम क्या करें कि F1 F2 माइनस करें एक और एक प्लस करें, तो हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में F1 और इंटू F2। ठीक है,
F1 इंटू F2, क्योंकि एक F1 F2 हमने माइनस किया है और एक F1 F2 यहाँ पे प्लस किया है, तो यहाँ पे 2 F1 F2 हो जाएगा और प्लस में F1 इंटू F2 रह जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा रूट अंडर आ गया। ठीक है, ये हुआ बातें। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे F1 माइनस F2 का स्क्वायर है। अगर ये वैल्यू नहीं रहता तो हमारा जो है F1 माइनस F2 का मॉड ही जो है हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है ना। लेकिन हमारा कुछ वैल्यू इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कुछ वैल्यू इसमें जो है जुड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगा, F1 माइनस F2 से ज़्यादा होगी। ठीक ना, यानी F1 माइनस F2 के मॉड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक ना, तो ये हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू होगा, F1 माइनस F2 के मॉड से ज़्यादा। तो आप देख लीजिए मोर देन होना चाहिए, F मस्ट बी मोर देन यानी ग्रेटर देन F1 माइनस F2 का मॉड। ठीक ना, सी जो है आपका करेक्ट आंसर जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 का आपका क्या हो गया, सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री to the horizontal. The force would be required to slides it down if the coefficient of friction between body and plane is 0.3. अच्छा, आपसे कहा गया है कि एक बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको एक फोर्स निकालना है कि इसको नीचे ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसा बनाना चाह रहा था वैसा बना नहीं है, लेकिन फिर भी आइए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये आपका बॉडी का मास मान लेते हैं एम है। ठीक है, नीचे की ओर इसका जो वेट आएगा वो mg आ जाएगा। यहाँ पे आपका इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू है 0.3, म्यू का वैल्यू है 0.3, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको हमने बताया था एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो tan इनवर्स 0.3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप अगर निकाल रहे होगे तो आपको आ रहा होगा कितना, 16.69 के आसपास वैल्यू आ रहा होगा डिग्री में। ठीक है, इतना डिग्री वैल्यू जो है इसका आएगा एंगल ऑफ रिपोज का। ठीक ना, एंगल ऑफ रिपोज की जो वैल्यू है ये आपका आ रहा होगा। तो ये एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ रिपोज पर अगर हम इसको ऊपर की ओर उठाएं तो ये बॉडी जो है सेल्फ वेट के कारण से नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एंगल ऑफ रिपोज तो हमारा 16.69 यानी लगभग हम मान लेते हैं 17 डिग्री, यानी 17 डिग्री अगर उठा दें तो बॉडी सेल्फ वेट के कारण से नीचे आना शुरू कर देगा। और हम इसका जो इंक्लाइनेशन रखे हैं वो कितना रखे हैं, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ये एंगल ऑफ रिपोज से पहले ही ज़्यादा इंक्लाइनेशन पे है। तो इसका मतलब है कि तो ये तो बिना कोई फोर्स लगाए ही नीचे आ जाएगा सेल्फ वेट के कारण से। ठीक है, यानी कि इस पर कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन फोर्स आप इस पे लगाएंगे और वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। यानी कि थर्ड का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द maximum frictional force which comes into play when a body just begins to slide over the surface another body is known as। the maximum friction force को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, that is limiting friction force। ठीक ना, maximum static friction force is known as limiting friction force। इससे ज़्यादा कोई friction force नहीं होता है। तो limiting friction force is the right answer, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा 4 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 नंबर। कहता है कि द कनकरेंट फोर्स सिस्टम फॉर 2 डायमेंशंस, यानी कि कनकरेंट फोर्स सिस्टम 2 डायमेंशंस, यानी कि ये प्लेन है हमारा। स्क्रीन को अगर हम आप प्लेन माने तो एक फोर्स हमने इधर बनाया, एक फोर्स हमने इधर बनाया, एक फोर्स हमने इधर बनाया। एक कनकरेंट फोर्स सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये एक पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो F1 F2 F3 ये चूँकि 2D में है तो निश्चित रूप से ये आपका क्या हो गया, तो एक प्लेन में हो गया। ठीक है, 2D में से आपका क्या हो गया, एक प्लेन में हो गया। तो को प्लेनर हम कह सकते हैं कि दीज फोर्सेस आर को प्लेनर। लीनियर तो नहीं कह सकते क्योंकि एक लाइन में तो है नहीं कि लीनियर इसको कहेंगे। तो को प्लेनर
फोर्सेस कह सकते हैं, यानी कि कंकरेंट फोर्स जो होगा एक 2D में वो आपका क्या होगा, तो कोप्लेनर फोर्स होगा। 5 का ए नंबर आपका सही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि ए फोर्स इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन। कह रहा है कि इसे एक फोर्स है जिसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये इंक्लाइंड कितना है, तो 60 डिग्री इंक्लाइंड है फोर्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है वो 50 न्यूटन है, ठीक है। तो हमने अभी बताया है कि से कोई भी फोर्स हो उसका कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में जो थीटा एंगल बन रहा हो तो उसका होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस 60 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब बताइए कि एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो 50 डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री, यही ना, 50 न्यूटन डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री। अब हमसे कहा गया है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 50 न्यूटन डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री, यही हमारा फोर्स वैल्यू है, एफ का वैल्यू है, ठीक है। इसका कंपोनेंट हमसे पूछा गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, हॉरिजॉन्टल से जब ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो हमको एंगल निकालने की ज़रूरत है नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल से इधर की ओर अगर आपने कॉस में लिखा है तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऊपर की ओर इन वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कितना हो जाएगा, साइन के जैसा हो जाएगा। तो एफ साइन थीटा यानी एफ साइन 60 डिग्री जो है इसका कंपोनेंट होगा। एफ का वैल्यू कितना है, 50 डिवाइडेड बाई कॉस 60। तो हमारा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 50 साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा कितना, 50 और cos 60 का वैल्यू जो है से आपका कितने, साइन 60 डिवाइडेड बाई cos 60 को tan 60 कर सकते हैं और tan 60 का वैल्यू जो है से √3 होता है, ठीक है। तो 50 √3 लगभग 86 पॉइंट समथिंग न्यूटन आता है, जो लगभग 87 न्यूटन के आसपास आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 87 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 का आपका बी हो गया। अब आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में कहता है आपका कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट होती है वो क्या होता है। द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू, आपको हमने बताया था कि ये रेशियो होता है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, जो कि आपका 10 इंटू एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो 10 इंटू एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, यानी टेंजेंट होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो ये चीज़ें आपको बताया गया, और ये जो है से ग्रेटर देन होता है, यानी कि स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो होता है वो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर देन होता है, ठीक ना, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है और रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, कहता है कि लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन से तो ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसे ज़्यादा होगा, ये तो मैक्सिमम होता है। तो इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं, इक्वल टू भी नहीं होता है। इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। हमने कहा था कि म्यू इज इक्वल टू tan phi आप लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपका होता है। तो आपका 7 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि ए स्कूटर ऑफ मास 120 kg ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द that wheels stop rolling and start skidding. The force of friction if coefficient of friction is 0.4, mu is equal to 0.4 है, ठीक है। m is equal to आपका 120 kg है, ठीक है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, स्कूटर का वेट अगर हम देखें तो वेट हमारा हो जाएगा 120 गुना में, और g का वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो ये हमारा 1200 न्यूटन के आसपास वेट हो जाएगा स्कूटर का, ठीक है। अगर आप इसको
फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहते हैं, चूँकि ये स्कीड करेगा यानी कि स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्पेसिफिक करके दिया नहीं है, तो हमने कहा था कि जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन तो वही आएगा जो इसका वेट होगा, है ना। तो वेट इज इक्वल टू ही यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। तो 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन आपका 1200 न्यूटन हो गया, बर्चों के 48 यानी 480 न्यूटन के आसपास आ जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 480 न्यूटन। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 का आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लॉ ऑफ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन P इज इक्वल टू W/50 प्लस 8, देन द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज, द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है कितना, तो 1/m के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें लॉ ऑफ मशीन को तो P इज इक्वल टू होता है m इंटू W प्लस C, ठीक है, m इंटू W प्लस C। तो W तो अगर हम इसमें से हटा दें तो हमारा m कितना हो जाएगा, तो m यहाँ 1/50 दिख रहा है, m यहाँ हमारा कितना दिख रहा है, तो 1/50 दिख रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1/50। तो आप यहाँ पे बैठा दीजिए 1/50, तो 50 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, ये 50 हो गया, है ना। यानी कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना हो गया, तो 50 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज आपका 50, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आइडियल एफर्ट रिक्वायर्ड टू रन अ मशीन इज, यानी कि एक मशीन को चलाने के लिए आइडियल एफर्ट जो होता है वो रियल एफर्ट से यानी एक्चुअल एफर्ट से कम होता है या ज़्यादा होता है। तो हमने दो चीज़ें बताई थी, एक तो आपका एफर्ट साइड, एक आपका लोड साइड, ठीक ना। ये आपका इनपुट होता है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट साइड। इसको हमने समझाया भी बहुत अच्छे से था कि चूँकि ये एफर्ट है तो जितना आपको ऑन पेपर लिख के दिया जाएगा, कि से मान लेते हैं कि 20 न्यूटन लिख करके दिया है कि 20 न्यूटन आप एफर्ट लगाइए और 500 न्यूटन का आप जो से लोड उठाइए, तो यहाँ पे ये आइडियल है 20 न्यूटन, ठीक है, ये आइडियल एफर्ट है कि 20 न्यूटन लिख करके आपको दिया गया है। लेकिन जब एक्चुअल में आप लाएंगे तो आपको 25 न्यूटन लगाना पड़ेगा ये 500 न्यूटन लोड को उठाने के लिए। तो ये रियल यानी एक्चुअल एफर्ट हो गया, ठीक है, ये एक्चुअल एफर्ट हो गया। तो एक्चुअल एफर्ट ऑलवेज ग्रेटर देन आइडियल एफर्ट, या फिर कह सकते हैं कि आइडियल एफर्ट इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल एफर्ट, ठीक है। आप पकड़ सकते हैं इसको, कहा है कि आइडियल एफर्ट, तो आइडियल एफर्ट क्या हो जाएगा, तो लेस देन एक्चुअल एफर्ट, यानी कि सी आपका जो से करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये हो गया कौन सा, तो 10 नंबर का आपका सी हो गया, लेस देन एक्चुअल एफर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, 9 नंबर पे, सॉरी 11 नंबर पे। इफ़ द वर्म इज़ डबल्ड थ्रेडेड देन फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ एफर्ट the worm will be moved by number of teeth। देखिए जब सिंगल थ्रेडेड रहता है, सिंपल सी बात है, जब सिंगल थ्रेडेड रहता है तो ये एक तीत को आपको क्या कर पाता है, आगे बढ़ा पाता है, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड रहेगा तो एक तीत को ये मूव करवा पाता है, तो जब डबल थ्रेडेड रहेगा तो 2 तीत को मूव करवा पाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी है नहीं आपका। तो डबल थ्रेडेड रहेगा तो 2 तीत को एक बार में मूव करवा पाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि हमारा 12 नंबर कहता है कि ए वेट ऑफ 2 किलो न्यूटन, ए वेट ऑफ 2 किलो न्यूटन कैन लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है। तो 2 किलो न्यूटन का मतलब हो गया 2000 न्यूटन, ये लोड है। अगर हम इसको एफर्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना हो गया, तो 20 हो गया। वेलोसिटी रेशियो अगर हम देखें तो ये भी हमारा कितना है, 20 है।
एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो यानी 20/20 यानी कि आ गया 1, यानी 100% एफिशिएंसी है मशीन का। तो निश्चित रूप से मशीन विल बी आइडियल एंड रिवर्जिबल। ठीक है, मशीन जो है आपका कैसा हो गया, आइडियल मशीन हो गया और रिवर्जिबल भी हो गया। चूँकि आइडियल मशीन है तो रिवर्जिबल होगा ही, है ना, क्योंकि 50% से इसका एफिशिएंसी ग्रेटर देन हो गया। तब आप इसको चूज कर लीजिए, मशीन भी एज रिवर्जिबल, नॉन रिवर्जिबल बोथ एंड भी। नॉन रिवर्जिबल तो होगा नहीं, खाली रिवर्जिबल आप लगा सकते हैं। अगर आइडियल रहता तो आइडियल भी लगाते, है ना। तो 12 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में हमारा क्या कहता है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और ठीक है, जो 60 किलो न्यूटन का जो है से लोड कैरी कर रहा है। यहाँ से 4 यानी लेफ़्ट एंड से 4 मीटर की दूरी पे और राइट एंड से 2 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तब भी ए प्लस भी बी यानी वर्टिकल रिएक्शन ए प्लस वर्टिकल रिएक्शन बी बराबर टोटल 60 किलो न्यूटन हो जाएगा, है ना। यानी कि जितना ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से ये वियर करेगा। और मोमेंट लगा दीजिए, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट भी 0 कर दीजिए, सिग्मा एम अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसका तो मोमेंट होगा नहीं, होगा किसका, तो 60 किलो न्यूटन और वी का। ठीक है, तो 60 किलो न्यूटन का आपका कैसा हो जाएगा, तो ये इसको इस तरह से घुमाना चाहेगा यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मान लीजिए, तो 60 × 4 60 × 4 किलो न्यूटन मीटर अंडरस्टूड कर लीजिए। और वी जो है इसको ऊपर लेकर के जाना चाहेगा, तो वी गुना 6, ठीक है, माइनस में वी × 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपको आ रहा होगा 6 दहा को 60 यानी कि 40 किलो न्यूटन वी की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, वी का अगर कैलकुलेशन करोगे तो वी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 40 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 40 किलो, देखिए कभी कभी तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं, आप अपना क्वेश्चन असमय बचा लेते हैं। क्या कि देखिए कि किस में 40 किलो न्यूटन है, इसमें तो है नहीं तो ये ऑप्शन तो गया, इसमें भी 40 किलो न्यूटन है नहीं तो ये भी गया, ये भी इसमें भी 40 नहीं है तो ये भी गया। अब खाली आपका बी ऑप्शन बचा हुआ है, तो ये आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये तरीका है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर कहता है कि द नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल एट द फिक्स सपोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लास में बहुत मज़ेदार तरीके से आपको बताया गया है कि फिक्स सपोर्ट पे कितना रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, ये आपका फिक्स सपोर्ट है, ये पॉइंट है फिक्स सपोर्ट का। तो इसमें तो पहला तो कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं दे सकते हैं, तो दोनों फोर्स को रिएक्ट करेगा, तो वी ए वी बी, और एक आपका इसका मोमेंट भी होने से रोकेगा यानी इसको घूमने भी नहीं देगा। तो तीनों आपका रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, चूँकि फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शन जो से यहाँ पे पॉसिबल है। 3 रिएक्शंस जो से पॉसिबल है फॉर जनरल लोडिंग। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 3 रिएक्शन हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा 15 नंबर। कहता है कि इज ए बीम विथ वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर एंड सिंपली सपोर्टेड इज, ये कैसा बीम होगा। मान लेते हैं कि एक बीम का एक एंड को हम फिक्स कर दिए हैं और दूसरा एंड को हम क्या किए हैं सिंपली सपोर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कैसा बीम है। तो हमने कहा था कि अगर आप इसको एक एंड को फ्री रखते हैं तो उसको बोला जाता है कांटिलीवर, बट यहाँ पे सपोर्ट दे देने से इसको कहते हैं कि प्रॉप्ड कर दिया हमने, तो ये हो गया आपका प्रॉप्ड कांटिलीवर। ठीक है, ये क्या हो गया प्रॉप्ड कांटिलीवर बीम। ठीक है, प्रॉप्ड कांटिलीवर बीम जो कि आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, प्रॉप्ड कांटिलीवर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ़ द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम,
एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्सेस, देन द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हैज़ टू बी, यानी कि कहता है कि ये बॉडी जो है से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और वो नॉन कोलिनियर फोर्सेस, यानी कि आप कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से एक एक फोर्स लगा रहे हैं एफ और एफ, तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया। लेकिन पहले ही आपको कह दिया है कि कोलिनियर फोर्स नहीं है, यानी कि नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस कितना हो सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा 3 फोर्सेस लगा करके बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस 3 होने चाहिए, तब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, और जब नॉन कोलिनियर हो, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोलिनियर कहता तो आप 2 लगाते, लेकिन यहाँ पे नॉन कोलिनियर कहा है इसीलिए आपको 3 लगाना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज एट वेज, नहीं ऑलवेज है, सॉरी ये लिखने में मिस्टेक हुआ होगा, ऑलवेज 0, ठीक ना। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया तो किसके अबाउट मोमेंट जो है हमेशा 0 होता है, तो वो है सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक ना। किसी भी फिगर का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट एरिया क्या होता है, एरिया मोमेंट आपका 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आपको जो है 18 नंबर है कि द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए लाइज एट अ हाइट ऑफ मेजर्ड ऑन अ मीडियन फ्रॉम एनी साइड्स। देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला पता है, h इज इक्वल टू होता है √3/2 इंटू साइड, ये आपका h का वैल्यू हो गया। और बेस से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा सेंट्रोइड जो होता है वो होता है कितना पे, तो h/3, ठीक है, तो h/3 कितना हो गया, तो h आपका √3a/2, तो 2 और नीचे में 3, तो ये हो जाएगा √3a/2 इंटू 3। अब ये √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशनलाइज करके, तो ये √3 हो जाएगा, a √3 मिल करके नीचे 3 को काट देगा, तो a/2 √3 बचा रहेगा, ठीक है, तो a/√3 आपका 2 √3, आप ध्यान दीजिए a/2 √3, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ, हमने इसको बार बार रिपीट पे कल भी बताया था कि ये चीज़ें आ सकती है और आया आज, ठीक है। हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर अगर है, ठीक है, तो इसका रेडियस आर अगर रहेगा तो बेस से ऊपर की ओर इसका जो सेंट्रोइड होता है वो होता है 3r/8, कितना होता है 3r/8, ये आपको सोचना है, याद रखना है। फिर आपको 20 नंबर के फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट बाई एक्सिस इज, यानी कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा बाई एक्सिस के अबाउट, जैसे ये हमारा बाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अगर ये कोई एरिया है जिसका यहाँ पे सेंट्रोइडल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एक्स और ये आपका बाई, तो इसका मोमेंट ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, चूँकि बाई एक्सिस के अबाउट पूछा है तो बाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया, तो एक्स इंटू DA, ये आपका स्मॉल एरिया DA एलिमेंटल एरिया है, ठीक है, तो x इंटू DA का इंटीग्रेशन यही आपका QY हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल, जो कि क्लास में कई बार हमने किया भी है। तो ये था आपका आज का ऑब्जेक्टिव सेशंस, x इंटू DA, ये ऑप्शन करेक्ट है। आपको आप अपना आंसर मिला लीजिए, सब अपना अपना जो है से बताइए कितना आपका सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।